नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल एंड फिजिक्स कॉन्सेप्ट में। आज आपके लिए हम लेके आए हैं दो टॉपिक मैथ कार्नोट्स थ्योरम एंड क्लासियस इनइक्वालिटी। कार्नोट्स थ्योरम दोस्तों हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी को बताता है तथा क्लासियस इनइक्वालिटी हमारा चेंज इन एंट्रोपी को बताता है। ये दोनों ही लॉ दोस्तों हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा कार्नोट्स थ्योरम क्या कह रहा है। कार्नोट्स थ्योरम दोस्तों हमारा यही दो स्टेटमेंट है। आइए इसको समझते हैं। नो इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। कह रहा है दोस्तों परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन से भी की दक्षता से ज़्यादा कोई भी इंजन नहीं हो सकता यदि ताप समान है। कह रहा है दोस्तों अगर स्रोत का तापमान समान है और रिवर्सिबल इंजन की जो दक्षता है वो सबसे अधिक होगी। समान ताप पर रिवर्सिबल इंजन की जो दोस्तों एफिशिएंसी दक्षता है वो अधिक होगी और इतनी अधिक होगी उसकी दक्षता से ज़्यादा और किसी इंजन की दक्षता नहीं होगी। दूसरा कह रहा है दोस्तों द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर इज सेम व्हाट एवर द वर्किंग सबस्टेंस। कह रहा है दोस्तों जितने भी हमारे पास अगर रिवर्सिबल इंजन है, अगर हमारे पास एक से अधिक रिवर्सिबल इंजन है उनकी दक्षता समान ताप पर समान होगी। कह रहा है दोस्तों हमारे पास T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट कई सारे टेम्परेचर हैं और इन टेम्परेचर का जो ताप है दोस्तों वो हमारे पास समान हो तो हमारे जितने भी रिवर्सिबल इंजन हैं उनकी जो एफिशिएंसी है दक्षता है वो समान होगी। यही दोस्तों दो स्टेटमेंट है कार्नोट्स थ्योरम की। अब कार्नोट्स थ्योरम को हम देखने के बाद आइए देखते हैं कि कार्नोट्स साइकिल क्या प्रदर्शित करता है। दोस्तों कार्नोट्स साइकिल है द रिवर्सिबल सीक्वेंस साइक्लिक ऑफ आइडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कर्व ऑन पीवी डायग्राम इज नोन एज कार्नोट्स साइकिल। कह रहा है दोस्तों पीवी डायग्राम प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम पर जो ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक हमें कर्व मिल रहे हैं यही हमारा कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंट करता है। हमारा दोस्तों ए यहाँ पर फाइनल स्टेज है, सी यहाँ पर लास्ट स्टेज है। इनिशियल और फाइनल स्टेट में यहाँ पर आइसोथर्मल और आइडियाबैटिकली दो चेंज हो रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में दोस्तों हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, केवल हम प्रेशर एंड वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं। बट आइडियाबैटिकली प्रोसेस में हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो दोस्तों क्या होता है कांस्टेंट होता है। प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम में हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ए बाया बी टू सी चेंज हुआ, फिर वापस रिवर्सिबल हम देखते हैं जब हम कार्यकारी इंजन की दक्षता को नापते हैं तो हमें पहले आइसोथर्मली कर्व मिलता है फिर आइडियाबैटिकली कर्व मिलता है और देखते हैं दोस्तों ये एक हमारी कार्नोट साइकिल बन जाती है जिसे कार्नोट साइकिल का नाम दे दिया गया है। दोस्तों ए बी एंड बी सी ये अगर इसे आगे बढ़ाया जाए तो ये यहाँ आएगा दोस्तों और ये ऐसे चला जाएगा। तो दोस्तों इनके और इनके बीच में झुकाव होता है वो आइडियाबैटिक कर्व होता है, वो लैम्डा टाइम आइसोथर्मल कर्व के होता है। यहाँ पर दोस्तों जो लैम्डा होता है लैम्डा की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। लैम्डा की वैल्यू दोस्तों हम विभिन्न जगह पर विभिन्न तरीक़ों से ज्ञात करते हैं। दोस्तों Q2 यहाँ पर होता है सिंक का टेम्परेचर, Q1 सोर्स का टेम्परेचर होता है, T2 वही टेम्परेचर दोस्तों जो भी आपको होता है यहाँ पर ये हीट हो जाएगा, यहाँ पर ये टेम्परेचर हो जाएगा। दोस्तों ये एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स रिवर्सिबल इंजन, ये कार्नोट रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी होती है। दोस्तों ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि अगर अभी आप क्लासेस इनइक्वालिटी देखेंगे वहाँ पर इस टर्म का यूज है। दोस्तों कह रहा है द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स ऑफ द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। कह रहा है दोस्तों एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर सोर्स और सिंक द्वारा सोर्स द्वारा दिए गए टेम्परेचर और सिंक द्वारा लिए गए टेम्परेचर का जो रेशियो होगा दोस्तों वो हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा। ये रहा दोस्तों कार्नोट साइकिल। आइए दोस्तों हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्नोट्स रिवर्सिबल इंजन। कार्नोट्स रिवर्सिबल इंजन के कुछ हम गुणधर्मों के बारे में जानते हैं। कह रहा है दोस्तों द एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स एंड हीट सिंक।
कह रहा है दोस्तों जो हमारे इंजन की कार्यकारी दक्षता है वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, चाहे वह टेम्परेचर सोर्स का हो चाहे वो टेम्परेचर सिंक का हो। दूसरा है दोस्तों द टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। कह रहा है दोस्तों जो हमारा कार्यकारी पदार्थ है जो सोर्स से टेम्परेचर लेके कार्य करके सिंक को दे रहा है और जो कार्य कर रहा है जहाँ पर डब्लू कार्य हो रहा है, हमारी एफिशिएंसी उस पदार्थ पर डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करती है केवल टेम्परेचर पे। हाँ कह रहा है दोस्तों यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1। कार्नोट इंजन की जो दक्षता होगी वो दोस्तों हमेशा 1 से कम होगी। ये भी जानिए दोस्तों दक्षता कभी नेगेटिव नहीं होती है और शून्य भी नहीं होती, इसलिए हमारी जो ये एफिशिएंसी 0 और 1 के बीच लाई करती है। और दोस्तों अब ये कह रहा है कि कार्नोट इंजन पॉसिबल क्यों नहीं है। कार्नोट इंजन इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि दोस्तों जो इसमें कार्नोट इंजन में सिलेंडर यूज किया गया था, इसमें शर्त रखी गई है कि उसकी जो वाल हैं, चारों दीवार है वो नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए, किसी भी हाल में उसमें इनफाइनाइटली स्मॉल हीट भी उसमें नहीं प्रवाहित होनी चाहिए, और उसमें जो पिस्टन यूज हुआ है वो भी होली नॉन कंडक्टिंग हो, जो कि दोस्तों ये वर्तमान में इम्पॉसिबल है। द सिलेंडर कंटेन अ परफेक्ट गैस विच इज इम्पॉसिबल। और दोस्तों हमारे पास कह रहा है सिलेंडर में जो गैस होनी चाहिए जिस पे पिस्टन प्रेशर डालेगा या गैस पिस्टन पे प्रेशर लगाएगी वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट गैस। दोस्तों ये सबसे बड़ा इसका पॉइंट यही है कि यहाँ पर परफेक्ट गैस की बात कर दी है, जो कि ये असंभव है। कह रहा है दोस्तों द सोर्स इज हॉट टेम्परेचर एंड सिंक अ कोल्ड बॉडी टेम्परेचर टेन टू इनफाइनाइट कैपेसिटी। कह रहा है दोस्तों हमारा ये जो सोर्स का टेम्परेचर होना चाहिए वो इनफाइनाइट, मतलब वर्तमान में जितना टेम्परेचर अभी हम लोग खोज चुके हैं उससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर वो दे सके, और इनफाइनाइट कैपेसिटी ऑफ सिंक, और सिंक द्वारा अवशोषित की जाने वाली ऊर्जा अर्थात ऊष्मा कहीं ज़्यादा अधिक हो। आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक कर्व ऑन पीवी डायग्राम। और ये जो हमारा कार्नोट कर्व हमें दोस्तों अभी पीवी डायग्राम पे हमें कार्नोट साइकिल का कर्व दिखाया आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक, कह रहा है दोस्तों उस तरह का हमें कर्व मिलना चाहिए। दोस्तों इतनी इसकी रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन थी कि कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और ये दोस्तों हमारे पास कार्नोट रिवर्सिबल इंजन की कुछ विशेषताएं थी। ये हो गया दोस्तों हमारे पास कार्नोट थ्योरम, कार्नोट साइकिल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल इंजन एंड व्हाई कार्नोट इंजन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं क्लासेस इनइक्वालिटी। आइए दोस्तों हम देखते हैं क्लासेस इनइक्वालिटी फॉर अ कंप्लीट कार्नोट साइकिल। कह रहा है दोस्तों एक पूर्ण कार्नोट चक्र के लिए, जैसा कि अभी हमने पीवी डायग्राम पे वो आइडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कर्व देखा था, वही से द चेंज इन एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लासेस इनइक्वालिटी। कह रहा है दोस्तों जो चेंज ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी में जो परिवर्तन हो रहा है हम क्लासेस इनइक्वालिटी के द्वारा समझ सकते हैं। दोस्तों एस पी हमारा फाइनल स्टेज ऑफ एंट्रोपी, एस माइनस एस ए ऐसे दोस्तों इनिशियल स्टेट ऑफ एंट्रोपी रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर इंटीग्रेशन ए टू बी होल इंटीग्रेशन है दोस्तों डे बाय क्यू अपॉन टी लेस आर इक्वल टू 0। अब दोस्तों एंट्रोपी है क्या दोस्तों, एंट्रोपी अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन डाइसन सर के अनुसार है द एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। किसी वस्तु, किसी यूनिवर्स, किसी चीज जितनी भी एग्जिस्ट कर रही है उसमें जो अनियमितता, डिसऑर्डरनेस की माप है वही दोस्तों हमारी एंट्रोपी है। आइए अब हम यहाँ पर एक हमारे पास सिस्टम है उसमें एंट्रोपी की मात्रा को ज्ञात करते हैं। और दोस्तों ये भी कहता है कि कंप्लीट अगर कोई साइकिल हो, कार्नोट साइकिल है, किसी भी प्रकार की साइकिल है, उसमें टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या होगा, 0 होगा या तो 0 से छोटा होगा। T1 दोस्तों हमारा यहाँ पर सोर्स है, T2 यहाँ पर सिंक है, ER रिवर्सिबल इंजन है, EI इरिवर्सिबल इंजन है। इरिवर्सिबल इंजन द्वारा किया गया कार्य WR है, इरिवर्सिबल इंजन द्वारा किया गया कार्य WI है, या Q1 रिवर्सिबल इंजन हमारा Q1 ऊष्मा लेता है और WR कार्य करता है, तथा जो बची हुई ऊष्मा Q2 है उसे सिंक को दे देता है। उसी प्रकार इरिवर्सिबल इंजन Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है WI कार्य करता है तथा Q2 डैश ऊष्मा को सिंक को दे देता है। दोस्तों वही भाषा यहाँ पर लिखी गई है। Consider two engine, ER is reversible and EI is irreversible engine which give working the same source T1 का ताप समान है दोस्तों, and sink temperature T2
और T2 का भी एक निश्चित तापमान है, जहाँ पर T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2 और एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल इंजन। जो इरिवर्सिबल इंजन की कार्य करने की क्षमता होगी वो इरिवर्सिबल इंजन से कहीं अधिक होगी। इसे हम कार्नोट्स थ्योरम में भी देखे थे। ये इस टर्म को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी इसके डेरिवेशन में हमें ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे करेगा। फॉर इरिवर्सिबल साइकिल, पहले दोस्तों हम इसे एक प्रूव करने के लिए दो प्रकार की साइकिल का चुनाव करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो प्रकार के सिस्टम भी लगे हुए हैं। तो हम पहले देखते हैं रिवर्सिबल साइकिल के लिए। फर्स्टली वी टेक साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ईआर। साइक्लिक इंटीग्रेशन होता है दोस्तों किसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जितनी भी क्वांटिटी हैं उनका सबका एडिशन के रूप में इंटीग्रेट करना। तो हम देखते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू डी क्यू वन बाई टी प्लस इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी। क्यू वन क्यू टू यहाँ पर दो स्टेप में हमारे एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो रही है, तो बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी है, तो क्यू वन टी प्लस माइनस क्यू टू बाई टी। माइनस क्यों दोस्त, माइनस साइन इसलिए यहाँ पर डिनोटेड है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी हीट है वो रिजेक्ट हो रही है। इज इक्वल टू क्यू वन टी माइनस क्यू टू टी इज इक्वेशन फर्स्ट। इस टर्म को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी आगे इसके जस्ट बाद ही अगले पेज पर इसका उपयोग है। फॉर रिवर्सिबल कार्नोट्स इंजन, जैसा कि हमने पिछले बताया था कि कार्नोट्स इंजन Q1 अपॉन T1 बराबर Q2 अपॉन T2 होता है। Q1 अपॉन T की वैल्यू दोस्तों हम यहाँ पर पुट कर देंगे Q2 अपॉन T2। ये देखिए जैसा हमने यहाँ पर ये दिखाया कि Q1 अपॉन T1 बराबर Q2 अपॉन T2, वही वैल्यू दोस्तों हम वहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं और हमें मिलता है कि Q2 अपॉन T2 माइनस Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। तो होल इंटीग्रेशन आर डी क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। सेम दोस्तों यही प्रोसेस हम इरिवर्सिबल साइकिल के लिए करते हैं। तो हमें मिलता है कि डी क्यू वन अपॉन टी वन प्लस डी क्यू टू डैश प्लस टी टू। हमने अभी आपको चित्र में दिखाया था कि हमारा जो इरिवर्सिबल इंजन है वो क्यू टू डैश ऊष्मा सिंक को प्रोवाइड कर रहा है। इसका भी उसी तरह से हम दोस्तों इंटीग्रेशन करते हैं और यहाँ पर फिर उसी कार्नोट्स थ्योरम, रिवर्सिबल इंजन की थ्योरम को अप्लाई करते हैं। Q1 अपॉन टी वन इज इक्वल टू क्यू टू डैश अपॉन टी टू डैश। यहाँ पर Q1 अपॉन टी वन के यहाँ दोस्तों एक गलती हो गई है, T2 नहीं T1 रहेगा, इसकी जगह पे हम Q2 अपॉन T2 रिप्लेस करते हैं और हमें मिलता है Q2 माइनस क्यू टू डैश अपॉन T2। हम जानते हैं दोस्तों हमारी एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन हमेशा इरिवर्सिबल इंजन से ज़्यादा होगा, अर्थात वो ज़्यादा होगा तो इसका कार्य भी ज़्यादा होगा। कार्य ज़्यादा होगा तो इनके बीच का उष्मांतराल दोस्तों होगा Q1 माइनस क्यू टू एंड Q1 माइनस क्यू टू डैश। हम देख रहे हैं दोस्तों जो हमारा Q2 डैश है हमेशा Q1 डैश से अधिक होगा दोस्तों। यहाँ पर कम वैल्यू होगी, यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो हमारी वैल्यू किस में आएगी, हमेशा नेगेटिव में। अर्थात हमारा जो इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन टी है वो हमेशा क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तब हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ गेट होल इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी इज लेस आर इक्वल टू 0। दोस्तों ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया, हमारा दोस्तों ये हमारा पूरा हो गया। हमारे दोस्तों इस इक्वेशन से हमें ये दो बात मिलती है कि इट इज़ डिनोटेड द इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ये हमारे पास दोस्तों बहुत छोटा ऊष्मा स्थानांतरण की क्रियाविधि को समझाता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रिजर्वायर। कह रहा है दोस्तों हमारे पास ऐसा इंजन बनाना असंभव है कि वो ठंडी वस्तु से ताप को ग्रहण करके गर्म वस्तु को ताप प्रदान करे, अर्थात सिंक से ऊष्मा एब्जॉर्ब करके सोर्स को ऊष्मा रिजेक्ट करे, क्योंकि दोस्तों ये असंभव है। ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्स्टेंट को प्रदर्शित करता है। बस दोस्तों आज हमारा टॉपिक दोनों पूरा हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए अपने प्यारे चैनल मैथमेटिकल एंड फिजिक्स कॉन्सेप्ट में। धन्यवाद दोस्तों।